एक्ने स्कार किस तरह के होते हैं, बनते क्यों, कौन से ट्रीटमेंट्स हमारे एक्ने स्कार के लिए हो सकते हैं। तो अगर आपके स्किन पे भी एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं और आप ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जांगिद और आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार्स के बारे में। देखिए, पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मार्क्स हमारी स्किन पे रह जाते हैं और डेफिनेटली वो फेस पे बिल्कुल अच्छे दिखाई नहीं देते। और काफ़ी बार ऐसे होता है, यंगस्टर्स बोलते हैं डॉक्टर कि मैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से उतना रह नहीं पाता है। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल फॉर दैट। तो आज का वीडियो पूरा एक्ने स्कार के बारे में है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें आपको बतानी जरूरी है। ओके, और इस वीडियो को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्ने मार्क्स बनते क्यों हमारे स्किन के ऊपर, ऐसे क्या रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारे एक्ने स्कार हो जाते हैं। सेकंड, ये देखेंगे कि हमारे स्किन पे एक्ने स्कार किस तरह के होते हैं, टाइप ऑफ द स्कार्स, क्योंकि जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं वो बेसिकली टाइप्स ऑफ द स्कार पे ही डिपेंड करता है। ओके, और आपका कॉस्ट भी यहीं से डिसाइड होने वाला है। थर्ड होता है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा वीडियो का कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हमारे एक्ने स्कार के लिए हो सकते हैं, कि एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के बाद में किस तरह का स्कार हो सकता है या फिर क्या आपको उम्मीद करनी चाहिए जो भी ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो पहला और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर मेरे पिंपल्स पे ये एक्ने स्कार कैसे हो गए। देखिए, ऐसा होता है कि अगर हमारा स्किन कहीं भी हल्का सा डैमेज होता है तो डैमेज होने के बाद में जब रिपेयर होता है तो रिपेयर का एक पार्ट होता है कि वहाँ पे हल्का सा स्कार बन सकता है। स्कार कितना बनेगा ये डिपेंड करता है हमारे स्किन के ऊपर कि हमारे स्किन को डैमेज कितना हुआ। देखिए, अगर आपका कोई सुपरफिशियल डैमेज होता है स्किन के अंदर तो बिल्कुल भी स्कार नहीं बनेगा या बहुत ही माइनर स्कार बनेगा। लेकिन जैसे अगर आपको कोई डीप स्कार बनेगा तो वहाँ पे कह सकता है कि कोलेजन ज़्यादा बनेगा और उस एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा कोलेजन की जरूरत होगी और उसके बाद में स्कार बनने का चांसेस रहेगा। तो स्कार के अंदर जो कोलेजन बनता है ना, वो बेसिकली कोलेजन आपके नॉर्मल स्किन से थोड़ा सा अलग होता है। देखा होगा आपने, हल्का सा टफ होता है, वो थोड़ा शाइनी होता है, तो उसकी वजह से आपका स्कार कह सकते हैं विजिबल होता है। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें आप देख पा रहे हो बेसिकली कि जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस और जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं डर्मिस। पिंपल्स का जो पार्ट होता है बेसिकली वो होता है ऑयल ग्लैंड वाला, जिसमें लिखता है सीबीसी ग्लैंड। ये जो येलो कलर की जो ग्लैंड्स होती है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। तो कह सकते हैं कि हल्का सा स्किन के डीप है। तो अगर आपको ये सीबीसी ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड का जो इन्फेक्शन है अगर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में आपको कह सकते हैं कि आपका स्कार बन सकता है। और अगर आप जितना जल्दी ठीक करोगे तो स्कार कह सकते हैं कम बनेगा। अगर ये परसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आपके स्कार के ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर मेरे फ्रेंड्स के तो पिंपल्स ज्यादा बने थे लेकिन उसके ज्यादा स्कार नहीं बने और मेरे इतने स्कार क्यों बने जबकि मेरे तो पिंपल बहुत ज्यादा नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्फेक्शन वाला पार्ट और कह सकते हैं कि ग्रेडिंग वाला पार्ट। देखिए, अगर आपके पिंपल्स अगर आपके डीप ज़्यादा है और कह सकते हैं कि अगर इसमें इन्फेक्शन हो रहा है या फिर रेड बम्प्स ज़्यादा बन रहे हैं आपके स्किन के ऊपर तो स्कारिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सेकंड होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि अपने आप ठीक हो जाए तो उस कंडीशन में भी कह सकता है कि आपका स्कारिंग ज़्यादा होने का चांसेस रहेगा। होम रेमेडीज या फिर इधर से उधर आप ट्रीटमेंट लेना बंद कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अर्ली स्टेज में पिंपल्स का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके स्कार बहुत कम बनेंगे। थर्ड होता है कि आपके स्किन के अंदर कभी कभार टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि आपके स्कार ज़्यादा बने। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि डॉक्टर ये कितने टाइप के होते हैं स्कार्स और मार्क्स। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मार्क्स एक बेसिकली एक कॉमन वर्ड है जिसके अंदर कह सकते हैं कि मेरे स्किन पे मार्क्स बन गए हैं पिंपल्स की वजह से, तो उसमें कह सकते हैं कि कलर वाला चेंजेस भी हो सकता है और सेकंड होता है टेक्सटाइल चेंजेस भी हो सकता है। तो अगर कलर की बात करें तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लीजन्स होते हैं हमारे स्किन पे जो कि हाइपोपिगमेंटेड होते हैं, मींस हल्का सा कलर स्किन का कम करके हील हो सकता है या स्कार बन सकता है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो बेसिकली ये एक तरह का हाइपोपिगमेंटेड स्कार बोलते हैं इसको, ठीक है। और हमारे स्किन के ऊपर हल्का सा कलर ज्यादा होके आपका स्किन पे मार्क्स बन सकता है, उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स। तो ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो बेसिकली एक हाइपर पिगमेंटेड स्कार की है। अगर हम बात करें टेक्सचरल चेंजेस की तो जैसे गड्ढे बढ़ जाना जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, वो बेसिकली स्कार होते हैं। और ये हमारे स्किन में इनमें दो तरह के स्कार हो सकते हैं। या तो आपका स्किन में हल्का सा डिप्रेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड स्कार, या फिर ऐसे होते हैं जो स्किन के अंदर हल्का सा उभार के साथ में हील हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार या फिर कीलोइडल स्कार। आप देख पा रहे हो कि जो डिप्रेस्ड स्कार होते हैं वो बेसिकली शुरू वाले 3 होते हैं। फर्स्ट जो आप देख पा रहे हो उसको लिखा है रोलिंग स्कार। बेसिकली ये हल्के से इस तरह गड्ढे नुमा होते हैं आपके स्कार, कह सकते हैं डिप नहीं होता है, ठीक है, हल्का सा सर्कल डिप होता है इसके अंदर, उसको रोलिंग स्कार दे रहे हैं। नीचे जो फोटोग्राफ देख पा रहे हो रोलिंग स्कार की एक्चुअल फोटोग्राफ है। सेकंड टाइप के जो डिप स्कार होते हैं उसको बोलते हैं बॉक्स स्कार। ओके, ये बॉक्स स्कार आप देख पा रहे हो नीचे बॉक्स के शेप के होते हैं जो कि वास्तव में थोड़ा ट्रीट करना बड़ा टफ होता है इनके लिए। और थर्ड होते हैं डिप स्कार, उनको बोलते हैं आइस पिक स्कार, जो कि आइस पिक की तरह होते हैं, जो कि ऊपर से कह सकते हैं ज्यादा ब्रॉड नहीं होते, नैरो होते हैं, लेकिन साथ में हल्का सा उसकी डेप्थ ज्यादा होती है। आप देख पा रहे हो कि हल्के से पिन पॉइंट जैसे होते हैं। और जो फोर्थ आप देख पा रहे हो उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार। ओके, मतलब हल्का सा स्किन में उभार के साथ में वो हील हो रहा है। हाइपरट्रोफिक स्कार और कीलोइडल स्कार को आपको अलग करने की, आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो हल्के से
किसी उपहार के साथ में हील होते हैं। वीडियो की थर्ड पार्ट पे आते हैं कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ट्रीटमेंट, सबसे पहली बात है कि ट्रीटमेंट से पहले कि स्कार को कैसे बचाया जाए, है ना। बचाने वाला पार्ट भी तो एक अच्छा ट्रीटमेंट का पार्ट है। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। सबसे पहले पार्ट है कि अर्ली ट्रीटमेंट आप लीजिए। काफी बार मैंने देखा है कि एक अलग स्टेज के बाद में आते हैं पिंपल्स, 1 या 2 3 या कह सकते हैं कुछ महीने तक तो खुद अपना ट्रीटमेंट लेते हैं अर्ली स्टेज वाला। तो जब पिंपल्स ज्यादा हो जाते हैं तब हमारे पास में आते हैं कि डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट कर दीजिए, और तब तक स्कार कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश हो जाते हैं। सेकंड होना चाहिए कंप्लीट ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, आपका एक तो कंप्लीट ट्रीटमेंट होना जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि 1 या 2 महीने तक आपने ट्रीटमेंट ले लिया और जैसे पिंपल थोड़े कम हुए आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। थर्ड होना चाहिए आपका सेफ एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट। सेफ्टी इज द फर्स्ट, ओके। साथ में एग्रेसिव होना जरूरी है। काफी बार पेरेंट्स का ये होता है कि डॉक्टर इनको अभी तो छोटी छोटी पिंपल्स हैं या फिर ये इनकी एज बहुत कम है 16 ईयर्स से, इनको ओरल मेडिसिन मत दीजिए, आप कोशिश ये कीजिए कि जो है वो लगाने की मेडिसिन से ठीक हो जाए। देखिए ट्रीटमेंट होता है बेसिकली वो ग्रेडिंग के हिसाब से होता है, ठीक है। नो डाउट एज और आपका अदर जो पैरामीटर्स है उसको भी ध्यान रखते हैं आपके डॉक्टर, लेकिन एक ऑप्टिमल ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, एक एग्रेसिव अच्छा ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए, सेफ एंड एग्रेसिव होना चाहिए, और कह सकते हैं कि कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आपका प्रिवेंशन हो सकता है, राइट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।